दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र किसे कहते हैं। ध्यान रखो बच्चों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र किसे कहते हैं। इसका आंसर को आपको क्या करना, बारीकी से समझना है। ध्यान रखा, सोवियत संघ के विघटन के बाद, ध्यान रखा सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था बच्चों 1991 में, उसके बाद पूरे दुनिया में अमेरिका का क्या हुआ, वर्चस्व कायम रहा। जब सोवियत संघ का विघटन बच्चों 1991 में हुआ तब पूरे दुनिया में अमेरिका का क्या हुआ, वर्चस्व कायम हुआ। इसी बीच ध्यान रखना, इसी बीच कुछ देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। किसके रूप में हुआ, तो ध्यान रखना सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ, जिसमें से आपको दो का नाम आपको बारीकी से याद करना। पहले का नाम है यूरोपीय संघ और दूसरे का नाम क्या है, आसियान। ध्यान रखना बच्चों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तब पूरे दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व हुआ। इसी के बीच क्या हुआ बच्चों, कुछ देशों का उदय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ। तो आपको ध्यान रखना, दो संघ का नाम आपको इसमें याद रखना है, यूरोपीय संघ और आसियान। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, आपको दो संघ का नाम बताना है जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूरोपीय संघ और आसियान। इसके बारे में इस चैप्टर में बच्चों डिटेल से पढ़ना है। यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में इस चैप्टर में क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है। तो आपको बारीकी समझना, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में बच्चों, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो अमेरिका का वर्चस्व पूरे दुनिया में क्या हो गया, कायम हो गया। इसी के बीच कुछ देशों का उदय हुआ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में, जिसमें शामिल है बच्चों यूरोपीय संघ और आसियान। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मार्शल योजना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है कि मार्शल योजना क्या है। तो ध्यान से समझना बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा कब से कब हुआ था, तो आपको ईयर को ध्यान रखना है। 1939 से लेकर 1945 तक चला था बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। यूरोप को बहुत नुकसान हुआ था, बोलना चाह रहा बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन को तो फिर से जीवित करने के लिए ज़बरदस्त मदद की, ज़बरदस्त दो बार लिखा गया, इसमें से एक बार क्या कर देना, हटा दीजिएगा। इसी को बोला गया बच्चों मार्शल योजना। ध्यान रखना बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने के लिए ज़बरदस्त मदद की, इसी को बोला गया बच्चों मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। आपको फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन का मतलब फिर से जीवित करने के लिए ज़बरदस्त मदद की, इसी को बोला गया बच्चों क्या, मार्शल योजना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय संघ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ क्या है। एक क्वेश्चन क्या होता है, पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो इसका आंसर को क्या करना, बारीकी से समझना। इसको पॉइंट में बच्चों एक्सप्लेन कर रखे हैं। पहला आपको ध्यान रखना यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ बच्चों क्या है, यूरोप के देशों का एक क्या है, संगठन है। ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ क्या है, यूरोप के देशों का एक संगठन है। और इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना फरवरी 1992 में। ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था 1992 में किस संधि के तहत हुआ था, तो आपको ध्यान रखना मॉस्ट्रिट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। तो यूरोपीय संघ बच्चों भी दो पॉइंट बता है। पहला बता यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का क्या है, संगठन है। और दूसरा आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना 1992 पे मॉस्ट्रिट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट में आपको लिखना है प्रारंभ का मतलब शुरुआत में यह आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, राजनीतिक संगठन के रूप में भी क्या काम करने लगा। ध्यान रखना बच्चों, शुरुआत में जो यूरोपीय संघ था आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, राजनीतिक संगठन के रूप में यह काम करने लगा। यह एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। विशाल मतलब बहुत बड़े देश के रूप में काम करने लगा। इसके पास आपको ध्यान रखना चाहिए, यूरोपीय संघ के पास खुद का क्या अपना झंडा है। ध्यान रखें, यूरोपीय संघ के पास खुद का अपना झंडा है, राष्ट्रगान है और स्थापना दिवस साथ साथ क्या है, इसके पास खुद की मुद्रा है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना यूरोपीय संघ की जो मुद्रा का जो नाम बच्चों वह यूरो है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, यूरोपीय संघ ने 2003 में, ईयर को ध्यान रखना है, यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का क्या किया, प्रयास किया, लेकिन इसमें असफल रहा। ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ ने 2003 में क्या किया था,
अपना संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन क्या रहा, असफल रहा। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया, यूरोपीय संघ ने कब अपना संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2003 में। वर्तमान समय में बच्चों यूरोपीय संघ में आपको देश का नाम ध्यान रखना 27 है। शुरुआती दौर में बच्चों यूरोपीय संघ में 28 देश था, लेकिन ब्रिटेन क्या होगा 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया, जिसके कारण से वर्तमान समय में बच्चों यूरोपीय संघ में कितने देश है, 27 देश है। कौन सा देश हटा था, तो ध्यान रखना बच्चों ब्रिटेन इससे क्या हो गया, अलग हो गया। और कब अलग हुआ, तो ध्यान रखना बच्चों ईयर को 2020 में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन क्या हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के मतलब गोल्डन कलर के क्या है बच्चों, 12 सितारे का क्या है, एक घेरा है। ध्यान रखना बच्चों यूरोपीय संघ में क्या है, गोल्डन कलर, गोल्डन मतलब सोने के रंग का 12 सितारे का क्या है, घेरा है। यह यूरोप के लोगों को एकता और मेल मिलाप का प्रतीक बताता है। ध्यान रखना बच्चों यूरोपीय संघ में जो गोल्डन कलर का जो 12 कलर है वह किसको बताता है, तो ध्यान रखना यूरोप के लोगों को एकता और मेल मिलाप का क्या है, प्रतीक है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यूरोपीय संघ के झंडे में जो सोने गोल्डन का जो कलर है वह क्या बताता है। तो आपको ध्यान रखना यूरोप के लोगों को एकता और मेल मिलाप का क्या करता है, प्रतीक को बताता है। इतने सारे बच्चों पॉइंट बताया, सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, सारे पॉइंट में लिखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। जितने सारे बच्चों पॉइंट बताया, सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है और इसको क्या करना है, याद करना है। क्योंकि यहाँ से किसी भी फॉर्म में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है कि यूरोपीय संघ, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों यूरोपीय संघ क्या है, तो सारे पॉइंट को क्या करना आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय संघ की विशेषता, यूरोपीय संघ की विशेषता या दूसरे फॉर्म में आ सकता है यूरोपीय संघ ताकतवर बनने वाले कारक कौन कौन से। तो ध्यान रखना बच्चों यूरोपीय जो संघ है उसके पास क्या जबरदस्त आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सैनिक रूप से क्या है, मजबूत है। तो ध्यान रखना बच्चों यूरोपीय संघ दुनिया का दूसरे नंबर पे क्या होता है, सैनिक के रूप में आता है। सबसे बड़ा जो सैनिक है बच्चों यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। तो यूरोपीय संघ के पास आपको ध्यान रखना है जबरदस्त क्या है, आर्थिक साथ साथ राजनीतिक रूप से और सैनिक रूप से क्या है, मजबूत है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों 2016 में, ईयर को ध्यान रखना 2016 में यह दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। ध्यान रखना बच्चों 2016 में जो यूरोपीय जो संघ है बच्चों वह किसके रूप में उभरा, दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका सकल घरेलू उत्पाद जिसको इंग्लिश से बोलते हैं बच्चों जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो 17,000 अरब डॉलर से भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया था। ध्यान रखना बच्चों इसका जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसकी मुद्रा यूरो। ध्यान रखना यूरोपीय संघ की अगर मुद्रा पूछता क्या था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूरो, जो अमेरिकी डॉलर के लिए क्या हो गया, खतरा हो गया। क्योंकि मुद्रा यूरो है वो क्या अमेरिका के लिए खतरा बन, क्योंकि इतना मजबूत हो रहा था जिसकी वजह से अमेरिका का जो डॉलर खतरा उसके लिए क्या मंडरा रहा था। यूरोपीय संघ की बच्चों मुद्रा जो यूरो है अमेरिका के लिए क्या बन रहा था, खतरा बन रहा था, क्योंकि इतना यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है इतना मजबूत हो रहा था जिसके कारण से जो अमेरिका का जो डॉलर बचो है उसके लिए क्या बन रहा था, खतरा बन रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों विश्व व्यापार में। ध्यान रखना विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी हुआ। ध्यान रखना जो यूरोपीय संघ का विश्व व्यापार में अमेरिका से कितना गुना बच्चों, 3 गुना ज़्यादा क्या हुआ, हिस्सेदारी रहा। ध्यान रखना जो विश्व व्यापार में मतलब वर्ल्ड ट्रेड में क्या हुआ था, अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी किसका रहा था, ध्यान रखना बच्चों यूरोपीय संघ का रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना यूरोपीय संघ का एक सदस्य को वीटो पावर मिला हुआ, वह कौन सा देश है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों फ्रांस। ध्यान रखना बच्चों स्टार्टिंग समय में जो यूरोपीय संघ के 2 ऐसे देश थे जिसको वीटो पावर मिला था, कौन कौन सा देश था, तो आपको ध्यान रखना ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन 2020 में बच्चों जो ब्रिटेन था वह क्या हो गया, यूरोपीय संघ से अलग हो गया, जिसके कारण से अब यूरोपीय संघ का एक ही सदस्य है जिसको वीटो पावर मिला है, वह कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि 5 ऐसे जो देश है जिसको वीटो पावर मिला हो, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना इसके पास है। यूरोपीय संघ के पास बच्चों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, इसके पास सेना है। ध्यान रखना बच्चों यूरोपीय संघ के पास दुनिया के सबसे बड़ी दूसरी नंबर पे इसके पास क्या है, सेना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों फ्रांस के पास, ध्यान रखना बच्चों फ्रांस के पास 335 के करीब क्या परमाणु हथियार है। ध्यान रखना बच्चों सिर्फ फ्रांस के पास
क्या 335 के करीब क्या है परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय संघ की कमियां। अभी क्या था, यूरोपीय संघ की विशेषता था, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय संघ की कमी या कमजोरी को क्या करना आपको बताना। तो ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ की कमजोरी या कमियां क्या है, तो ध्यान रखना यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अपनी अलग अलग क्या बच्चों विदेश नीति है और रक्षा नीति है। ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ के जितने सारे जो देश है वह देश की अपनी अलग अलग क्या बच्चों विदेश नीति है और रक्षा नीति है, जिसके कारण से कई बार इस नीति के कारण क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, यूरोपीय संघ के जो देश है उनकी अलग अलग क्या बच्चों विदेश नीति और रक्षा नीति है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में लिखा हुआ, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया। ध्यान रखना बच्चों, जब इराक पे अमेरिका ने हमला किया तो उस समय ब्रिटेन ने इस हमले में साथ दिया। बोलना चाह रहा बच्चों, जब अमेरिका ने इराक पे क्या किया, हमला किया, तो ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका का साथ दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस क्या थे बच्चों, इसके खिलाफ थे। बोलना चाह रहा, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो ब्रिटेन इसके साथ दिया, जबकि दो ऐसे देश है जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ थे। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों, अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया तो कौन ऐसे देश है जो इसका साथ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और इसके खिलाफ कौन थे, यूरोपीय संघ के दो ऐसे देश का नाम बताइए जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो इसके विरोध था, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस। सपोर्टिंग देश कौन सा है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ऐसा जो देश है जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो अमेरिका का सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट का मतलब हो गया बच्चों उसको साथ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो यहाँ पे इससे पता चला कि तीनों जो देश है वो क्या है, यूरोपीय संघ का ही सदस्य देश है, लेकिन एक ने क्या किया बच्चों, अमेरिका का क्या किया, सपोर्ट दिया, मतलब साथ दिया। दो देश क्या था बच्चों, इसके अगेंस्ट था। तो यहाँ से साबित हो रहा है बच्चों कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है आपस में ही क्या होता है, कभी कभी बच्चों विवाद हो जाता है, क्योंकि एक देश यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जबकि दो देश इसके क्या है, विरोध है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखो बच्चों, डेनमार्क और स्वीडन, दो देश का नाम आपको बारीकी से याद करना बच्चों, डेनमार्क और स्वीडन यूरो मुद्रा। ध्यान रखना बच्चों, डेनमार्क और जो स्वीडन ऐसे जो देश है जो यूरो मुद्रा और मास्ट्रिक्ट संधि को मानने से क्या कर दिया, तैयार नहीं रहा, मतलब इनकार कर दिया। बोलना चाह रहा बच्चों, डेनमार्क और स्वीडन दो ऐसे देश है जो यूरो मुद्रा और मास्ट्रिक्ट संधि को मानने के लिए क्या था, तैयार नहीं था। बोलना चाह रहा बच्चों, डेनमार्क और स्वीडन जो देश है वह यूरो मुद्रा और मास्ट्रिक्ट संधि को मानने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कब छोड़ा था, तब आपको ईयर को ध्यान रखना बच्चों, 2020 में यूरोपीय संघ को ब्रिटेन ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद बहुत ऐसे जो देश है बच्चों वह क्या हुआ, इसके कई सदस्य देश अमेरिका के गठबंधन में क्या हो गया, शामिल हो गया। इतने सारे जो पॉइंट है वह पॉइंट क्या बताता है बच्चों, यह पॉइंट बताता है यूरोपीय संघ की कमियां को बताता है। तो सारे पॉइंट, सारे आंसर को बच्चों आपको पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में मिलने से इंप्रेशन बहुत अच्छा जमता है। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे लिखा हो जो यूरोपीय संघ के जो पुराने सदस्य है जिसका नाम है अर्जेंटीना, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड। बच्चों पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आप एक बार नाम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये पुराना जो शुरुआती दौर में क्या था, जो यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। आगे लिखना चाह रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में, ध्यान रखना चाहिए, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का क्या किया, निर्णय लिया। ध्यान रखना बच्चों, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया। इसे क्या कहा गया, तो ध्यान रखना बच्चों, इसे कहा गया ब्रेक्जिट कहा गया। ध्यान रखना, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, उसे क्या कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रेक्जिट कहा गया। लिखा हुआ अब यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ब्रिटेन बच्चों जनवरी 2020 में क्या हो गया, यूरोपीय संघ से क्या हो गया, अलग हो गया। और पुराने सदस्यों में से एक सदस्य देश क्या, यूरोपीय संघ के नए सदस्यता। बच्चों यहाँ पे बोलना चाह रहा कि एक ऐसा देश है जो क्या हो गया, यूरोपीय संघ से अलग हो गया और नए बहुत सारे देश यहाँ पे क्या हो गया, शामिल हुआ। चाहे तो पढ़ सकते बच्चों, यहाँ पे लिथुआनिया लिखा, पोलैंड है, चेक है, गणराज्य, रोमानिया, ये सब जो नया देश क्या हो गया, यूरोपीय संघ में शामिल है। वर्तमान समय में अगर पूछता बच्चों यूरोपीय संघ में कितने देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 27 देश है। अगर पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आता है वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में कितने देश है,
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आसियान। तो आसियान का पहले फुल फॉर्म बताते हैं। इसका फुल फॉर्म बच्चों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ध्यान रखना बच्चों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ध्यान रखना बच्चों, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हस्ताक्षर करके हुआ था। आपको ईयर को ध्यान रखना चाहिए। आसियान का जो स्थापना हुआ था 1967 में, ध्यान रखना, आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा आसियान का क्या हुआ, स्थापना हुआ। शुरुआती दौर में बच्चों 5 जो देश है उस देश का नाम याद करना, लेकिन बाद में क्या होगा बच्चों 5 देश इसके और शामिल हो गए। शुरुआती दौर में बच्चों 5 देश बैंकॉक पत्र पे क्या किया, साइन करके आसियान की स्थापना किया, लेकिन बाद में क्या हो गया बच्चों 5 देश और शामिल हो गया, तो टोटल देश कितने हो गए बच्चों 10 हो गए। शुरुआती दौर में आपको ध्यान रखना आसियान में कौन कौन सा देश था, तो याद रखना बच्चों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ध्यान रखना बच्चों स्टार्टिंग टाइम पे जो शुरुआती समय में बच्चों जो एशियान के 5 सदस्य देश का नाम अगर पूछता है तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये स्टार्टिंग का देश हो गया। और बाद में बच्चों 5 देश और शामिल हो गया। बाद में बच्चों 5 देश और शामिल हो गया। बाद में 2 देश जो शामिल हो उसका नाम आपको ध्यान रखना ब्रुनेई, दारुसलाम। पहले देश का नाम, बाद वाला देश का नाम आपको ध्यान रखना ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया। ध्यान रखना बच्चों बाद में जो देश जो शामिल हुआ उस देश में ब्रुनेई आपको याद करना, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आसियान, तो पहले पढ़ेंगे बच्चों आसियान का फुल फॉर्म। तो ध्यान रखना आसियान का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंग्लिश में आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों, एशियान का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी वाले बच्चों के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ध्यान रखना बच्चों दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में। ध्यान रखना बच्चों आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी। तो आपको ध्यान रखना आसियान की स्थापना 1967 में, डेट को बारीकी से याद करना है। आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुआ था। प्रारंभ में बच्चों आपको ध्यान रखना 5 देश थे, लेकिन बाद में 5 देश और शामिल हो गए, तो टोटल देश जो हो गए बच्चों आसियान में वह 10 हो गए। तो आपको ध्यान रखना शुरुआती वाला जो देश का जो नाम आपको ध्यान रखना जो आसियान में थे उनका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ध्यान रखना बच्चों स्टार्टिंग के जो देश है आसियान का उस देश का नाम आपको ध्यान रखना इंडोनेशिया, मलेशिया। 2 सिया से याद कर सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में जो देश जो ऐड हुए बच्चों उसका नाम आपको ध्यान रखना ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ध्यान रखना बच्चों बाद में जो देश है उस देश का नाम आपको ध्यान रखना ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। स्टार्टिंग और लास्ट वाले जो देश का नाम आपको ध्यान रखना बारीकी से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। स्टार्टिंग में आपको देश का नाम ध्यान रखना इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। बाद वाला जो देश का नाम आपको ध्यान रखना ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों वह टॉपिक है आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों आसियान का जो पहला मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को क्या करना, तेज करना। आसियान का जो पहला जो मुख्य उद्देश्य है आपको ध्यान रखना बच्चों आर्थिक विकास को क्या करना, तेज करना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, सामाजिक साथ साथ बच्चों सांस्कृतिक विकास करना। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना कानून और शासन को सुधारना, जो भी कानून और जो शासन है बच्चों उसको सुधारना। तो आसियान का आपका उद्देश्य ध्यान रखना आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना कानून और शासन को क्या करना, सुधारना।
यह उद्देश्य है बच्चों किसका, आसियान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के कायदों पे आधारित क्षेत्रीय शांति को क्या करना, बढ़ावा देना। ध्यान रखना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के कायदे पे, कायदे मतलब जो भी उसमें नियम दिया गया उस नियम के अकॉर्डिंग क्या करना बच्चों, क्षेत्रीय शांति को क्या करना, बढ़ावा देना। यही सब क्या है बच्चों, आसियान का मुख्य उद्देश्य है। पहला पॉइंट हमको ध्यान रखना, आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा पॉइंट, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को तेज करना, कानून और शासन को सुधारना। और संयुक्त राष्ट्र के कायदे पे आधारित, कायदे मतलब जो भी संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो भी नियम कानून दिया है उस नियम कानून के अकॉर्डिंग क्या करना बच्चों, क्षेत्रीय शांति को क्या करना, बढ़ावा देना। आसियान शैली क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है कि आसियान शैली क्या है। तो कहना बच्चों, आसियान शैली अगर पूछता है क्या है तो आपको ध्यान रखना, अनौपचारिक का मतलब होता है बच्चों दोस्ताना, फ्रेंडली और टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का नया पेश उदाहरण करके आसियान ने काफ़ी नाम कमाया है, इसी को बोलते हैं बच्चों आसियान शैली। आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान रखना, सबसे तेज रफ्तार में विकास करने वाला क्या है, संगठन है। ध्यान रखना बच्चों, सबसे तेज रफ्तार में करने वाला क्या है, संगठन है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर आसियान शैली का डेफिनेशन आता है, औपचारिक, टकराव रही, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का नया पेश उदाहरण करके आसियान ने काफ़ी क्या किया बच्चों, नाम कमाया है, इसी को बोलते हैं आसियान शैली। सबसे तेज रफ्तार करने वाला क्या बच्चों, विकास है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा कि आसियान शैली के जो 3 स्तंभ है, वो 3 स्तंभ के बारे में आपको क्या करना, बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों, आसियान शैली में पूछेगा कितने स्तंभ होते हैं, तो 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन सा, तो आपको ध्यान रखना, आसियान सुरक्षा समुदाय होता है, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो समझना ध्यान से बच्चों, वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पर, ध्यान रखना बच्चों, वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पे आसियान समुदाय निर्माण की दिशा में क्या किया, अपना कदम उठाया। तो ध्यान रखना ईयर को कि वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पे आसियान समुदाय के निर्माण की दिशा में क्या किया, अपना कदम उठाया। कब कदम उठाया, तो आपको ईयर को ध्यान रखना, 2003 में। 3 स्तंभ का अगर नाम पूछता है तो तीनों स्तंभ का नाम आपको बताना पड़ेगा। पहला आपको नाम ध्यान रखना बच्चों, आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला जो 3 स्तंभ में पहला जो स्तंभ उनका नाम है आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा का जो नाम बच्चों आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा का जो नाम बच्चों आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। पहला में आपको ध्यान रखना आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा में आपको ध्यान रखना आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा में आपको ध्यान रखना आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में। आसियान सुरक्षा, नाम ही क्या बच्चों, सुरक्षा मतलब एक देश दूसरे देशों का क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो आसियान सुरक्षा समुदाय में आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, आसियान देशों के जो बीच जो विवाद को क्या करेगा बच्चों, सुलझाने का काम करेगा। आसियान जो जितने सारे आसियान के जो सदस्य देश है वो अपने सदस्य देशों को क्या करेगा, और विवादों को क्या करेगा, सुलझाएगा। जो भी आसियान देशों में जो सदस्य देशों के बीच जो भी विवाद होगा उसको क्या करेगा, सुलझाएगा। दूसरा पॉइंट आपको देखना, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। एक देश दूसरे देशों में हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, शांति कोमा सहयोग को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। एक देश दूसरे देशों को क्या करेगा बच्चों, शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना। ध्यान रखना चाहिए, क्षेत्रीय जो भी विवाद होगा उस विवाद को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना है। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, दूसरा जो स्तंभ उनका नाम है आसियान आर्थिक समुदाय। दूसरा जो समुदाय का नाम है आसियान आर्थिक समुदाय का साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। ध्यान रखना चाहिए, आसियान आर्थिक समुदाय में आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, साझा बाजार तथा क्या होना चाहिए बच्चों, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। और दूसरा पॉइंट आर्थिक विवादों को क्या करना, सुलझाना। ध्यान रखना चाहिए, इसमें ध्यान रखना 2 पॉइंट, आसियान आर्थिक समुदाय में 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना, साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, आर्थिक विवादों को क्या करना, सुलझाना। तीसरा जो बच्चों आसियान का जो स्तंभ है उनका नाम आपको ध्यान रखना, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इसमें आपको ध्यान रखना, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय को क्या करना, बढ़ावा देना। आप इसी पॉइंट को लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे आसियान सामाजिक संस्कृति को क्या करना, बढ़ावा देना। क्योंकि यहाँ पे बच्चों 2 बार एक ही रिपीट हो रखा था, तो आपको बस यहाँ तीसरे में आपको
लिखने का क्या लिखना है, इसमें एरो देकर लिखना है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय को क्या करना, बढ़ावा देना। पूरे पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लिख देना और आगे आपको लिखना क्या है, बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे ARF की स्थापना तथा उसके उद्देश्य को बताना। तो ARF का फुल फॉर्म को ध्यान रखना बच्चों, आसियान रीजनल फॉर्म होता है। ध्यान रखना बच्चों, ARF का जो फुल फॉर्म होता है आसियान रीजनल फॉर्म, और हिंदी में बोलेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान बच्चों और आसियान क्षेत्र मंच में बिल्कुल क्या है, डिफरेंस है। आपको आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच बिल्कुल क्या है, अलग है। आपको एक नहीं समझना, अगर एक समझ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना आसियान की स्थापना बच्चों 1967 में हुआ था, जबकि आसियान क्षेत्रीय मंच का जो स्थापना 1994 में। बहुत सारे बच्चों क्या समझते हैं, दोनों क्वेश्चन को एक ही समझ लेते हैं और आंसर क्या कर देते हैं 1967 पर टिक कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान में क्या बच्चों बिल्कुल फर्क है। तो आपको ध्यान रखना आसियान की अगर स्थापना पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1967, जबकि पूछेगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना तो इसका आंसर हो जाएगा 1994। इसका उद्देश्य ध्यान रखना आसियान देशों की क्या करना बच्चों, सुरक्षा करना। आसियान क्षेत्रीय मंच का जो उद्देश्य है आसियान देशों की क्या करना बच्चों, सुरक्षा करना, और आसियान देशों को विदेश नीति को तालमेल को बनाए रखना। ध्यान रखना बच्चों, उद्देश्य इसका आपको ध्यान रखना है आसियान क्षेत्रीय मंच का अगर स्थापना पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 में, और उद्देश्य पूछेगा तो आसियान देशों की क्या करना, सुरक्षा करना, और आसियान देशों की जो विदेश नीति है उसको क्या करना बच्चों, तालमेल को बनाए रखना। इन दो उद्देश्य है बच्चों आसियान क्षेत्रीय मंच का। पहला उद्देश्य आपको ध्यान रखना आसियान देशों की क्या करना, सुरक्षा करना, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना आसियान देशों के विदेश नीति को क्या करना, तालमेल को बनाए रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जनमत संग्रह क्या होता है। ध्यान रखना बच्चों, जनमत संग्रह क्या होता है तो आपको ध्यान से समझना है। जनमत संग्रह बच्चों एक प्रत्यक्ष मतदान होता है। ध्यान रखना, जनमत संग्रह एक प्रकार का क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी विशेष प्रस्ताव पे क्या करता है, किया था, स्वीकार तथा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, डायरेक्ट वोटिंग होता है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में विशेष सभी मतदाताओं को, जितने सारे बच्चों जो मतदाता होता है उस मतदाताओं को मतदान के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पे या तो स्वीकार करना या तो अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। इसी को बोला जाता है बच्चों जनमत संग्रह। आपको ध्यान से समझना है, यह एक प्रकार का आपको ध्यान रखना प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसमें किसी भी विशेष प्रकार के मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी विशेष प्रस्ताव पे या तो स्वीकार करने के लिए या तो अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। इसी को बोला जाता है बच्चों जनमत संग्रह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आसियान विजन 2020 क्या है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है। इसमें बताना बच्चों आसियान विजन जो 2020 था उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको पॉइंट वाइज समझा रहे बच्चों, सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको बारीकी से समझना है। आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के बहुमुखी भूमिका होगी। ध्यान, बहुमुखी तो बहुत ज़्यादा भूमिका होगी। कब होगी तो आसियान विजन दस्तावेज 2020 के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की क्या होगी, बड़ी भूमिका ज़्यादा होगी। इसमें दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, टकराव के जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। ध्यान रखना चाहिए, टकराव की जगह जो भी टकराव रहित जो भी बात है उस बात के जगह पे बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह क्या है, बात निकली है। जैसे कि एग्जाम्पल में बता, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को क्या किया, समाप्त। आसियान ने किस देश को टकराव को क्या किया, समाप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को क्या किया, बातचीत से क्या किया बच्चों, समाप्त कर दिया। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को क्या किया, संभाला। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को क्या किया, संभाला है। और आपको ये भी याद रखना, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को भी क्या किया, समाप्त किया। तो यहाँ से दो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, आसियान ने किस देश को टकराव को समाप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। और दूसरा इसमें ऐसे आ सकता है, आसियान ने किस देश को संकट को संभाला, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर। तो दो पॉइंट यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, आसियान ने किस देश को टकराव को समाप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, आसियान ने किस देश को संकट को संभाला, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर। तो दोनों पॉइंट को क्या करना बच्चों, बारीकी से आपको याद करना। जितने सारे बच्चों आसियान विजन दस्तावेज 2020 में बताया, सारे पॉइंट को क्या करना, आपको बारीकी से लिखना है और क्या करना है, इसे याद करना है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसियान की उपयुक्तता और प्रासंगिकता क्या, प्रासंगिकता मतलब सिग्निफिकेंस क्या, आसियान का बच्चों सिग्निफिकेंस क्या, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, भारत और चीन तेजी से विकसित हो रहा है, ध्यान रखना, भारत और चीन क्या हो रहा है बच्चों, तेजी से विकसित हो रहा है, और आसियान भी तेजी से विकसित हो रहा है। ध्यान रखना, भारत और चीन तेजी से विकसित हो रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, आसियान भी तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे में भारत और चीन के व्यापार निवेश आसियान के साथ हो रहा है। इससे मैं बोलना चाह रहा, भारत और चीन तेजी से क्या हो रहा है बच्चों, विकसित हो रहा है, और आसियान भी क्या हो रहा है, तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे में भारत और चीन का व्यापार का निवेश आसियान के साथ हो रहा है। बोलना चाह रहा हूँ, भारत और चीन का व्यापार किसके साथ हो रहा है, तो आसियान के साथ हो रहा है। इससे सभी को लाभ है, इससे जितने सारे जो देश है बच्चों, सभी देश को क्या है, लाभ है। आसियान में निवेश, श्रम और सेवा के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर क्या किया, ध्यान दिया। बोलना चाह रहा, जो आसियान है बच्चों, आसियान जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने पर क्या किया, जोर दिया। अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रुचि को दिखाई है। इसमें बोलना चाह रहा, अमेरिका और जो चाइना है बच्चों, जो चीन है, वह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने में क्या किए, रुचि को दिखाई है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। तो यहाँ से एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति कब अपनाई, तो 1991। आपको ध्यान रखो, जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था, उस समय भारत ने क्या किया था, पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाया था। बाद में बच्चों इसी का नाम बदलकर 2014 में लुक ईस्ट नीति को अपनाई। बाद में बच्चों इसी को चेंज कर दिया और लुक ईस्ट नीति को अपनाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को क्या कर देना, बढ़ावा देना। आपको पॉइंट को बारीकी से समझना, 1991 के बाद भारत ने पूरब की देखो की नीति को अपनाई और 2014 में लुक ईस्ट नीति को अपनाई। ध्यान रखना जो 1991 में भारत ने किस नीति को अपनाई, पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाई, और 2014 में लुक ईस्ट की नीति को अपनाई। ध्यान रखना जो 1991 में भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई और 2014 में लुक ईस्ट की नीति को अपनाई। इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना, इसका उद्देश्य जो है बच्चों, इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भारत ने आसियान सदस्य देशों के साथ जैसे सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार पे समझौता किया है। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, भारत ने आसियान के कौन से देश के साथ मुक्त व्यापार पे समझौता किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। ध्यान रखना जो सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, तीनों देशों का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत ने आसियान के 3 ऐसे सदस्य देश है जिसके साथ बच्चों मुक्त व्यापार पे समझौता किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान है बच्चों, भारत ने आसियान के साथ 2009 में क्या किया बच्चों, समझौता किया, और बाद में क्या होगा 1 जनवरी 2010 से लागू हो गया। क्या लागू हुआ बच्चों, मुक्त व्यापार समझौता। बोलना चाह रहा भारत ने आसियान के साथ बच्चों 2009 में मुक्त व्यापार पे समझौता किया, और साथ साथ 1 जनवरी 2010 को क्या हो गया, लागू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पे चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है। ध्यान रखना बच्चों, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है, संगठन का मतलब बच्चों ग्रुप होता है, जो एशियाई देशों के विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा मामलों पे चर्चा के लिए क्या करती है बच्चों, मंच को उपलब्ध कराती है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को बातचीत से क्या किया बच्चों, समाप्त किया। पहले ही डिस्कस कर रखे पॉइंट को बच्चों कि आसियान ने कंबोडिया के टकराव को क्या किया बच्चों, बातचीत से समाप्त कर दिया, और साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना आसियान ने पूर्वी तिमोर को संकट को क्या किया, संभाला। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, 2018 में सिंगापुर में हुए 33वां आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना बच्चों, 2018 में सिंगापुर में जो आसियान सम्मेलन बच्चों 33वें नंबर का हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ध्यान रखेंगे, डिस्कस करें। चीन का पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। ध्यान रखना जो चीन जो है भारत का क्या है, पड़ोसी देश है, और चीन एक विशाल क्षेत्रफल और आबादी वाला देश है। ध्यान रखना बच्चों, जो
चीन है विशाल, उसके पास क्षेत्रफल है और आबादी वाला क्या है, देश है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चीन के बारे में 2 पॉइंट आपको बताया। चीन जो है भारत का क्या है, पड़ोसी देश है, और चीन एक विशाल क्षेत्रफल और क्या बच्चों, आबादी वाला देश है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चीन को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है। बोलना चाह रहा तीसरा पॉइंट बच्चों, चीन को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में क्या कहा जाता है, देखा जा रहा है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना, 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसे उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। डेट को आपको ध्यान रखना, 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसे उभरने को साथ देखकर क्या किया था, जोड़ा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस रफ्तार से चलते हुए अगर 2040 तक यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी क्या हो जाएगा बच्चों, आगे निकल जाएगा। बोलना चाह रहा अगर इस तरीके से अगर ऐसा ही रहा तो 2040 में इसकी जो आर्थिक जो शक्ति होगा अमेरिका से भी क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, 1978 के बाद ऐसा देखा गया, 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता एक महाशक्ति के रूप में जोड़ कर देखा गया, और ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि अगर इस तरीके से चलेगा तो 2040 में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी क्या हो जाएगा बच्चों, आगे निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, चीन निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, आर्थिक स्तर पे अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसे बना हुआ है। बोलना चाह रहा बच्चों, आर्थिक स्तर से इतना मजबूत हो गया हुआ है कि जो चीन है पूर्व एशिया के विकास का इंजन क्या होता है, जैसे माना जाता है। इतना तेज़ी से विकास हो रहा है बच्चों कि एशिया का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला क्या इंजन के जैसे इसे माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसी कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा। आर्थिक स्थिति इतना मजबूत हो रहा है जिसके कारण से क्षेत्रीय मामलों में इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोग को पता है जो चाइना क्या हर एक देशों के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना कि एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा आता है। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई, तो एमसीक्यू के फॉर्म में आगे बच्चों चीनी क्रांति कब हुई, तो आपको ध्यान रखना 1949 में, और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों माओ के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 1978 में देंग सियोपिंग के नेतृत्व में मुक्त व्यापार नीति को अपनाई गई। चाइना ने मुक्त व्यापार की नीति किसके नेतृत्व में की, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना देंग सियोपिंग, और 1978 में किया। तो यहाँ से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होंगे। पहला होगा बच्चों चीनी क्रांति कब हुआ, तो आपको डेट को ध्यान रखना 1949 में, किसके नेतृत्व में हुआ, तो माओ के नेतृत्व में हुआ। दूसरा क्वेश्चन आएगा चीन ने मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई, तो 1978 में अपनाई थी, और किसके नेतृत्व में अपनाई थी, तो आपको नाम ध्यान रखना देंग सियोपिंग के नेतृत्व में क्या हुआ था, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा हुआ है चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। जो चीन की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, जो कारण को आपको बताना है कि चीन की जो आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे का जितने सारे कारण है, सारे कारण को इस क्वेश्चन में क्या करना आपको बताना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है यह सब इसके आर्थिक नीतियों के कारण। बच्चों बोलना चाह रहा है कि वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है इसके पीछे आर्थिक नीतियों का कारण। इसका जो प्लानिंग है बच्चों, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ, चीन इतनी आर्थिक स्थिति क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। चीन प्रारंभ में व्यापार में शामिल नहीं था। बोलना चाह रहा चीन जो शुरुआती दौर में बच्चों व्यापार में शामिल नहीं था, लेकिन 1978 में ध्यान रखना बच्चों 1978 में चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई और विश्व व्यापार में शामिल होने लगा। 1978 में बच्चों चीन ने क्या किया, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और विश्व व्यापार में मतलब WTO में क्या हुआ, शामिल। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO में बच्चों 1978 में चाइना क्या हुआ, शामिल हुआ। और मुक्त व्यापार की नीति किसने लाया था बच्चों, चाइना में 1978 में जो लाया था देंग सियोपिंग के नेतृत्व में चाइना में क्या हुआ, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इसी के बाद बच्चों क्या हुआ, चीन की आर्थिक स्थिति क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जैसे कि 1978 में बच्चों WTO से जब चाइना का जुड़ाव हुआ तो आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से चाइना का बढ़ने लगा। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है चीन की
अर्थव्यवस्था का उत्थान के बारे में बताना, तो सारे पॉइंट को आपको क्या करना, बारीकी से बताना। वर्तमान समय में चीन जितनी विकसित है उसके पीछे क्या बच्चों, आर्थिक नीतियों के कारण। चीन शुरुआती दौर में बच्चों व्यापार में शामिल नहीं था, लेकिन देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में क्या हुआ, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा हुआ है 1950 के दशक का चीन। 1950 के दशक में बच्चों चीन में बताना है कि किस तरीके का वहाँ पे क्या था, स्थिति था। 1950 के दशक में बताना बच्चों चीन की स्थिति। तो ध्यान रखना, चीनी क्रांति जो हुआ था 1949 में हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था, माओ के नेतृत्व में हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि चीनी क्रांति कब हुआ था, 1949 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुआ था। यहाँ पे साम्यवाद को अपनाया गया। चाइना में बच्चों 1950 के समय किसको अपनाया गया था, तो ध्यान रखना साम्यवाद को अपनाया गया था। चीन की आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था उस समय बच्चों। चीन का जो आर्थिक स्थिति क्या था, पिछड़ा हुआ देश था, क्योंकि उसने साम्यवाद को अपनाया था। चीन पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवादी को बनाया था। बोलना चाह रहा है बच्चों, चाइना जो था पूंजीवाद को, रिलेशन को तोड़कर साम्यवाद को क्या था, अपनाया था। ऐसे में चीन के पास अपने संसाधन के अलावा, गुजारा करने के अलावा कोई भी रास्ता उसके पास नहीं था। जितने सारे उसके संसाधन था, उसी संसाधन से उसको क्या करना था बच्चों, जीवन यापन करना था, क्योंकि उसने पूंजीवाद को अपनाया नहीं था, साम्यवाद को अपनाया था। इस कंडीशन में क्या हुआ था, चीन खेती से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाता था। इसके बाद बोलना चाह रहा, जो चीन था बच्चों वह खेती से पूंजी लगाकर उद्योग में क्या करता था, इंडस्ट्री में क्या करता था, उसको उपयोग करता था। और चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी था, क्योंकि बच्चों साम्यवाद को अपनाया था, विदेश से व्यापार नहीं करता था, जिसके कारण से इसके पास क्या था, विदेशी मुद्रा की कमी था। बोलना चाह रहा बच्चों, जब चाइना ने साम्यवाद को अपनाया था तो विदेशी मुद्रा इसके पास कमी था, क्योंकि किसी भी दूसरे देश से क्या करता था, व्यापार नहीं करता था, जिसके कारण से इसके पास क्या था, विदेशी मुद्रा की कमी था। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामान को धीरे धीरे चीन ने घरेलू स्तर पे बनाना शुरू कर दिया। बाहर से जो भी सामान बच्चों मंगवाने वाले थे वो क्या किया, घर में ही बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब देश में ही क्या कर दिया, चाइना ने बनाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा है, इसलिए बाहर से आयात होने मतलब दूसरे देश से आने वाले जो सामान था वह क्या किया, धीरे धीरे चाइना ने क्या किया, घरेलू स्तर पर मतलब अपने देश में ही बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चीन में रोजगार की स्थिति तो अच्छी थी। चीन में बच्चों जो रोजगार की स्थिति क्या थी, अच्छी थी। अर्थव्यवस्था जो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी। वहाँ की जो आर्थिक स्थिति बच्चों 5 से 6% के दर से क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। लेकिन चीन की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके कारण चीन को नुकसान उठाना पड़ रहा था। चीन की बच्चों जनसंख्या इतना तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसके कारण से इसको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। चीन ने जनसंख्या कंट्रोल के लिए क्या किया था, कानून बनाया था। इसके कारण से बच्चों जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए चाइना ने एक कानून बनाया था। किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको डाउट हो रहा तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1973 में चाओ इन लाई, नाम भी आपको ध्यान रखना। 1973 में चाओ इन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का क्या किया, प्रस्ताव किया था। यहाँ से MCQ क्वेश्चन आएगा बच्चों। चाओ इन लाई ने आधुनिकीकरण के 4 रास्ते जो दिए थे, कौन से ईयर में दिए थे, तो 1973 में। और आधुनिकीकरण के रास्ते जो प्रस्ताव किए थे उनका नाम आपको बताइए, तो नाम हो जाएगा बच्चों चाओ इन लाई। 4 क्षेत्र, आपको चारों क्षेत्र का नाम आपको बारीकी से याद करना। पहला जो क्षेत्र था बच्चों कृषि के क्षेत्र में चाओ इन लाई ने क्या किया था, आधुनिकीकरण का मतलब नए तरीके से उसमें क्या करना, यूज करना। दूसरा आपको ध्यान रखना, आधुनिकीकरण जो किए थे, आधुनिकीकरण उद्योग में किए थे, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री में कहते हैं। पहला जो आधुनिकीकरण किए थे बच्चों चाओ इन लाई ने कृषि में, दूसरा जो किए थे इंडस्ट्री में, उद्योग में, तीसरा जो किए थे सेना में, और चौथा जो किए थे बच्चों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में। तो ध्यान रखना बच्चों, चाओ इन लाई ने 1973 में 4 क्षेत्रों में क्या किया था, उसने आधुनिकीकरण किया था। पहला क्षेत्र का नाम आपको ध्यान रखना कृषि, दूसरा क्षेत्र आपको उद्योग याद करना, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री होता है, तीसरा होता है सेना, और चौथा बच्चों साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या किया था चाओ इन लाई ने 1973 में क्या किए थे, आधुनिकीकरण के 4 रास्ते को क्या कहते हैं, अपनाए थे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 1978 में देंग श्योम्पेंग ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई थी। तो आपके यहाँ से 2-3 MCQ क्वेश्चन आएगा बच्चों। पहला आएगा चीनी क्रांति कब हुआ, तो 1949 में किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना माओ के नेतृत्व में हुआ था। और आधुनिकरण के जो 4 रास्ते अपनाए थे कौन से ईयर में, तो 1973 में अपनाए थे। किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो चाओ इन लाई। कौन कौन से क्षेत्र में था, आपको ध्यान रखना कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और 1978 में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी बच्चों। विश्व व्यापार में चाइना शामिल हुआ था, उसके बाद उसका जो तेजी से विकास होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जैसे ही चाइना बच्चों WTO में शामिल हुआ, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से उसका आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था बच्चों 1991 में, पूर्वी जो राज था बहुत सारे देश क्या हुए, शॉक थेरेपी को अपनाया। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति और क्या हो गया बच्चों, खराब हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना चाइना ने क्या किया, शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बच्चों पूर्वी जो गणराज्य थे वह क्या किया, शॉक थेरेपी को अपनाया। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद क्या हो गया, उनकी अर्थव्यवस्था और क्या हो गया, तहस नहस हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना चाइना ने क्या हुआ बच्चों, शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से क्या किया, खोला था। मतलब कोई भी काम करता था सूझबूझ कर करता था, उसको बोलते हैं बच्चों चरणबद्ध ढंग से खोला। मतलब कोई भी जब काम करता था तो सूझबूझ कर करता था, डायरेक्ट कोई स्टेप नहीं लेता था, प्री प्लान होकर क्या करता था, कोई भी काम को करता था। अब यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, 1982 में खेती का निजीकरण किया। खेती का निजीकरण का मतलब हुआ बच्चों प्राइवेट कर दिया। 1982 में चाइना ने खेती का क्या कर दिया, निजीकरण। निजी का मतलब आपको ध्यान रखना बच्चों प्राइवेट होता है, प्राइवेट का मतलब निजी हाथों में दे देना। चाइना ने क्या कर दिया, चीन ने क्या कर दिया, खेती का निजीकरण कर दिया। और 1998 में क्या कर दिया, उद्योगों को भी निजीकरण कर दिया। उद्योग का मतलब इंडस्ट्री को भी क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना, खेती का निजीकरण चाइना ने कब किया था, तो 1982 में खेती का निजीकरण किया था। और 1998 में क्या किया था बच्चों, उद्योग का क्या किया था, निजीकरण किया था। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में क्या हुआ, शामिल हुआ। यहाँ से MCQ क्वेश्चन फ्रेम होगा, WTO में चाइना ने WTO में कब शामिल हुआ, तो 2001 में शामिल हुआ। स्टार्टिंग में बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ था वहाँ पे विदेशी देशों के साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था 1978 में, यहाँ पे रिपीट कर देते बच्चों, 1978 में चीन ने मुक्त व्यापार की मुक्त द्वार की नीति है। मुक्त द्वार का नीति का मतलब हुआ चाइना दूसरे देशों के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ बच्चों 1978 में चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, इसका मतलब हुआ कि बच्चों चाइना क्या कर सकता है, किसी भी देश के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और चाइना ने आपको ध्यान रखना, जो 2001 में क्या हुआ था, WTO में शामिल हुआ था। तो आपको डेट को याद करना, चाइना ने मतलब चीन ने WTO में कब शामिल हुआ था, 2001 में। तो आप यहाँ से 3 MCQ क्वेश्चन फ्रेम होंगे। चीन ने खेती का निजीकरण कब किया, तो 1982 में किया था। उद्योग का निजीकरण कब किया, तो 1998 में किया। चाइना ने मतलब चीन ने WTO में शामिल कब हुआ, तो 2001 में। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना बच्चों, भारत और चीन का संबंध। भारत और चीन का संबंध के बारे में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, नेहरू जी एक नारा दिए थे, उस नारा का नाम आपको ध्यान रखना, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत प्रसिद्ध था। जब बच्चों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय क्या किए थे, एक नारा दिए थे। कौन नारा दिए थे, जवाहरलाल नेहरू दिए थे। और कौन सा नारा, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखा, चीन ने भारत पे क्या किया था बच्चों, आक्रमण कर दिया था। 1962 में युद्ध हुआ जिसमें भारत का क्या हो गया, हार हो गया था। ध्यान रखना बच्चों, चीन ने भारत पे हमला कर दिया था, कब किया था, 1962 में, जिसमें भारत का क्या हुआ था, हार हुआ था। और इसमें विवाद आपको समझना बच्चों, सीमा विवाद, जैसे जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र है वह बोलता है चाइना क्या है, मेरा है, जिसके कारण से भारत और चीन में क्या है, विवाद है। तीसरा आपको विवाद का कारण ध्यान रखना, चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था दलाई लामा, वह भारत में आ गए थे। भारत में आने के बाद क्या किए थे, शरण मिल गया था, जिसके कारण से
ने तिब्बत पे क्या किया था, हड़प लिया था, जिसके कारण से वहाँ के जो राजा थे, इनका नाम था दलाई लामा, वह भारत में आ गए थे और भारत में आने के बाद क्या मांगे थे, शरण मांगे थे, जिसके कारण से यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो शरण दे दिए थे, जिसके कारण से क्या हो गया था, पंचशील समझौता का उल्लंघन हो गया था। वो लोग बोलते कि मेरे मतलब पर्सनल मामले में आपने दखल अंदाजी किया, क्योंकि पंचशील समझौता बच्चों 1954 में हुआ था। उसमें यह बात बताया गया था कि एक देश दूसरे देश के पर्सनल मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन दलाई लामा जब भारत में आया और शरण मांगा तो क्या किया, शरण मांगने के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे शरण दे दिए, जिसके कारण से पंचशील समझौता का उल्लंघन हो गया। इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ था बच्चों, भारत और चाइना का क्या हुआ था, विवाद हुआ था। तो आपको इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा क्या था, उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और चाइना ने भारत पे क्या किया था, हमला किया था 1962 में, जिसमें भारत का हार हुआ था। सीमा विवाद आपको ध्यान रखना बच्चों, जम्मू कश्मीर में अक्साई जो चीन है और अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वह क्या बोलता है, चाइना वाले की मेरा है। और चीन ने तिब्बत पे जब हड़प लिया तो तिब्बत के जो राजा थे दलाई लामा वह भारत में आ गए थे और शरण मांगे थे, जिसके कारण से पंचशील समझौता का उल्लंघन हुआ था। इन्हीं सब कारणों से क्या होता बच्चों, भारत और चाइना का क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान रखना जापान के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों जापान के बारे में। तो जापान के बारे में बच्चों पॉइंट में सारे पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे, बारी बारी से सारे पॉइंट को क्या करना आपको समझना है। जापान बच्चों एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक क्या है, द्वीपीय देश है। ध्यान रखना बच्चों, जापान जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित क्या एक द्वीपीय देश है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। बच्चों जापान पे 2 बार अमेरिका ने बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा, जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, अमेरिका ने 2 बार जो जापान पे जो बम गिराया था किस जगह गिराया था और कब गिराया था, आपको कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर आपको देना। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल का प्रयोग हमेशा के लिए त्याग का वर्णन किया। अब बोलना चाह रहा बच्चों, जो जापान का जो संविधान के अनुच्छेद 9 में यह बात लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर होता है, एक देश दूसरे देशों के साथ कोई भी विवाद होता है, उसे सुलझाने में बल का प्रयोग कभी भी नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ सुलझाने में बल का प्रयोग हमेशा के लिए क्या करेगा, त्याग दिया जाएगा। तो हमेशा के लिए त्याग का वर्णन किया गया, मतलब कभी भी बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। जो जापान है बच्चों नए केंद्र के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि रीजन यहाँ बताया गया, जापान भी क्या हो रहा है बच्चों, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान G7 में शामिल एकमात्र क्या है, एशियाई देश है। जो जापान है बच्चों वह क्या है, G7 में जो 7 देशों का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ क्या है बच्चों, एशियाई देश में सिर्फ जापान ही क्या है शामिल है। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान G7 में शामिल एकमात्र क्या है, एशियाई देश है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चे माल का क्या करता, आयात करता। बोलना चाह रहा बच्चों, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है, जिसके कारण से क्या करता, दूसरे देशों से वह कच्चे माल का क्या करता है, आयात करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, इसके बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है। मतलब बोला हाई टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चों जापान बहुत क्या है, आगे है। बोलना चाह रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन उसके पास कम है, कच्चे माल का आयात दूसरे देशों से करता है, लेकिन इसके बाद भी क्या करता है बच्चों, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ों को प्रोडक्शन बनाने में क्या है, प्रसिद्ध है। उसके पास हाई टेक्नोलॉजी किसके पास बच्चों, जापान में। जैसे बड़े बड़े कंपनी का आप नाम सुने होंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे सोनी जो कंपनी है, पैनासोनिक जो कंपनी है, होंडा जो कंपनी है, सुजुकी जो कंपनी है, सारे जो ब्रांड जो कंपनी है कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना जापान की कंपनी है। इतने सारे जो ब्रांडेड जो कंपनी का नाम बताया बच्चे, जैसे सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी होगा, जापानी, सभी कहाँ की कंपनी है बच्चों, कहाँ की ब्रांड है, तो आपको ध्यान रखना जापान की ब्रांड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ना है। दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ना है, तो कोरियाई प्रायद्वीप के द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, जब कोरियाई प्रायद्वीप के द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, ध्यान रखना बच्चों, दक्षिण कोरिया जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और दूसरा बच्चों उत्तरी कोरिया जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया बच्चों, उसके बाद जो दक्षिण कोरिया 2 भागों में बट गया। पहले का नाम है बच्चों
दक्षिण कोरिया जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एक उत्तरी कोरिया जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित हो गया। कब हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो बच्चों दक्षिण कोरिया है कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी, आपका ध्यान रखना सियोल है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल, कोरिया की जो राजधानी क्या है? सियोल है, जहां से हान नदी क्या करती है? गुजरती है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सियोल। यहीं से क्या होती है बच्चों? हान नदी गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया के सत्ता के केंद्र में भी इसे देखा जा रहा है। जैसे जो यहाँ की जो ब्रांड, जो कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना, जो सैमसंग हो गया, किया हो गया, दक्षिण कोरिया की क्या बच्चों? प्रसिद्ध ब्रांड है। तो आपको इतना ही पॉइंट ध्यान रखना बच्चों। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में क्या हुआ बच्चों? दक्षिण कोरिया जिसको बोला गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तरी कोरिया को बोला गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित हो गया। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है बच्चों वो सियोल है, और यहीं से क्या होती है? हान नदी गुजरती है। दक्षिण कोरिया सत्ता के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रसिद्ध जो ब्रांड का नाम आपको ध्यान रखना सैमसंग और किया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखा बच्चों, 1960 के दशक से 1980 दशक के बीच में दक्षिण कोरिया में आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हुआ। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ, जिसे बोलते हैं हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। ध्यान रखा बच्चों, जिसे बोलते हैं हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया क्या हुआ बच्चों? आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हम बोलते हैं बच्चों हान नदी का चमत्कार, क्योंकि वहां से हान नदी गुजरती है, जिसके कारण से बच्चों हान नदी को चमत्कार कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों OECD का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों OECD का फुल फॉर्म कब हुआ और इसकी स्थापना कब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व के 11वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखी गई। 2017 में बच्चों दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है विश्व के 11वें नंबर पे आ गई थी दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, मानव विकास रिपोर्ट जिसको बोलते हैं बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का जो रैंक है बच्चों HDI जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो रैंक था बच्चों 18वें नंबर पे था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2016 में बच्चों दक्षिण कोरिया कितने नंबर पे था? तो आपको ध्यान रखना 18 नंबर पे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण जैसे हो गया बच्चों सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, आर्थिक वृद्धि क्या है शामिल है। बस आपको MCQ के फॉर्म में याद रखना बच्चों, जो 1996 में दक्षिण कोरिया OECD में भाग लिया, 2017 में दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वह 11वें नंबर पे थी, और 2016 में बच्चों HDI में जो दक्षिण कोरिया का जो रैंक था वह 18 था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, सैन्य व्यय के लिहाज से, सैन्य व्यय का मतलब होगा बच्चों सैनिक मामलों में जितना खर्च करने के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया क्या बच्चों 10वां स्थान है। सैन्य व्यय का मतलब सैनिक मामले में जो खर्च कर रहा है वह खर्च करने के मामले में दक्षिण कोरिया कितने नंबर पे बच्चों? 10वें नंबर पे। सैनिक व्यय का मतलब हुआ सैनिक के मामले में जो रुपया खर्च कर रहा है वह खर्च करने में 10वें नंबर पे क्या बच्चों? दक्षिण कोरिया है। और दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए क्या प्रसिद्ध है? दक्षिण कोरिया जो है बच्चों हाई टेक्नोलॉजी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।